अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात शुरू करेंगे वो बड़ी सिंपल सी अगर बात करता जाऊँ तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आपका याद रखिएगा कि जिस वक्त कोई भी कारोबार चलता है, कोई भी मैनेजमेंट कारोबार को चला रही होती है, तो उसमें तीन चीज़ों के ऊपर उसको देखना पड़ता है। सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उस वक्त उसको ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन करते हुए उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और मैनेजमेंट को इन्वायरमेंट किस तरह से असरअंदाज करता है। ये सारी की सारी चीज़ों को हमने देखा। ऑलरेडी हम इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। मगर याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है वो ये होता है कि जो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की है क्या वो वैसी हो भी रही है या नहीं हो रही, जैसा कि आपने सोचा था, जैसा कि आपने प्लान किया था, जैसा कि आपने उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो याद रखिएगा उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है चेक एंड बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर 9 है, जो कि कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। याद रखिएगा सिस्टम की मैं जब भी बात करता हूँ वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीज़ों को करने के बाद लास्ट में जो एक चीज़ आती है वो ये आता है कि आपने उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। अगर उसमें कोई चीज़ एरर आ जाता है, कोई फ्रॉड आ जाता है, कोई वैसा काम नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए, तो आप उस सारी चीज़ को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हो, इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम आज के इस पूरे के पूरे चैप्टर की डिस्कशन में देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि अगर तो आपको ये वीडियो और ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल जौन सा है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशंस आपके माइंड में हो तो वो भी, और जो कमेंट्स वगैरह हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू सजेशन आप अगर कुछ देना चाहें तो आप मुझे दे भी सकते हैं। आज जो हमारी बात चल रही है वो कंट्रोल सिस्टम के बारे में है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कंट्रोल। कंट्रोल होता क्या है, कंट्रोल कहते किस चीज़ को है। तो सबसे पहले वो कहता है कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटी टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश एज प्लान्ड, कि हमने जैसी प्लानिंग की थी क्या वो वैसा ही परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर मैंने सोचा था कि मैं इस नया प्रोजेक्ट जो लगा रहा हूँ उसके अंदर मुझे जो सी है एक्टिविटीज़ इस तरह से परफॉर्म करनी है, उसका मैंने एक लेआउट तैयार किया जिसको प्लानिंग कहा जाता है, उस लेआउट को मैंने कहीं पे लगाया जिसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, और डिसीजन मेकिंग की कि उसके अंदर कौन बंदा क्या काम करेगा और उसके क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ों को देखा गया। तो इस सारे प्रोसीजर को हम कंट्रोलिंग कहेंगे। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस डेफिनेशन के अंदर चीज़ आ रही है वो मॉनिटरिंग है। तो वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश एज प्लान एंड द करेक्टिंग एज सिग्निफिकेंट डेविएशन। याद रखिएगा कंट्रोल का मतलब सिर्फ मॉनिटर करना नहीं है, ऑब्जर्व करना नहीं है। आपका इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ वैसी नहीं नज़र आ रही जैसे कि होनी चाहिए तो उस चीज़ को करेक्ट कैसे करना, उसको करेक्ट डेविएट करना, उसकी सिमत को मुतय्यन करना, इस चीज़ को कंट्रोल कहा जाता है। तो पर्पस इसका क्या है, टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन द वे दैट लीड टू अकम्पलिशमेंट। जो चीज़ जैसी सोची थी क्या वो वैसी हो भी रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को देखना, ये इसका पर्पस होता है। या आप ये कह लो इस वजह से कंट्रोलिंग को करना ज़रूरी है। अब मैंने जो चीज़ प्लान की थी, जो चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी, क्या वो वैसे ही हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को देखना, ये पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग है। उसके बाद याद रखिएगा इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना ये मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो इसमें वो कहते हैं सेट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल वो जो प्री प्लान होता है, इनफॉर्मल जो प्री प्लान नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको डिसाइड करते हो। क्या
system to assist the management in coordination of various activities function as an organization and steer entire organization towards the achievement of the goal and objective। आपने कुछ गोल, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ विजन, कुछ मिशन अपना पूरा किया होता है। उस मिशन को पूरा करने के लिए आपने कुछ अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया होता है। वो रिसोर्सेज सही तरीके से एक्टिवेट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन सारी फंक्शंस को देखना, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी तमाम की तमाम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काबू पाते हुए आप जो पाथ चूज़ करते हो, क्या वो सही उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना मैनेजमेंट का काम होता है। तो वो कहता है ये कंट्रोल सिस्टम इज सो डिज़ाइन टू ब्रिंग द यूनिटी ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसका एक ही मकसद होता है मैनेजमेंट का कि अगर तो उसने जो सोचा है वो सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो कुछ ओवरऑल ऐसा प्लान तैयार किया जाए, ओवरऑल ऐसी सॉरी ओवरऑल ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो तमाम की तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिकली ही रेडिकेट करके उनको सही डायरेक्शन पे ले आए। देन अगर बात करता जाऊँ तो वो कहता है कि द कंट्रोल प्रोसेस जो उनसे है वो क्या है। कंट्रोल प्रोसेस के बारे में अगर बात करता जाऊँ तो वो कहता है इसमें 3 चीज़ों को देखना कंट्रोल प्रोसेस में आता है। सबसे पहले मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि मैं एक्चुअली परफॉर्म कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या। किताबी बातें नहीं होंगी यहाँ पे एक्चुअल बात की जाएगी। आपको रियलिटी फेस करते हुए देखना है कि जी मैंने जो सोचा था वो क्या है और जो एक्चुअल हो रहा है वो क्या है। उसके बाद आपने उन दोनों चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करना है कि जो एक्चुअल हो रहा है और जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था। जैसे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि जी मुझे 100 यूनिट पहली दफ़ा प्रोडक्शन चाहिए और रियलिटी में वो बन रही हैं तकरीबन 80, 70, 60 या 110 बन रही है। अगर 110 बन रही हैं तो आपने अपने स्टैंडर्ड को अचीव भी कर लिया और उसको ज़्यादा भी कर दिया, मसला उसमें नहीं है। आपका अगर वो 80 पे है या 70 पे है, वो लेस प्रोडक्शन दे रहा है तो तब आपको जो उनसे वो मसला क्रिएट होगा। और फिर थर्ड इसके पर स्टेप बनता है टेकिंग द एक्शन टू करेक्ट द डेविएशन एंड इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। आप उसकी डायरेक्शन को रेडिकेट करके फिर उसके लिए प्लान नया बनाकर ऑर्गेनाइजेशन नई करके नए सिरे से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कंट्रोल प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी एक्चुअल को देखो, फिर उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करो और तीसरे नंबर पे अगर वो स्टैंडर्ड से बिलो है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, स्टैंडर्ड से हट कर जा रही है या जो चीज़ आपने सोची थी वैसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या बनाओ, एक प्लान बनाओ और उस प्लान को फिर दोबारा से रेडिकेट करो। वो कहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मार्केट कंट्रोल है। आपको कंट्रोलिंग में किन 3 स्टेजेस को देखना है वो तो देख लिया हमने, मगर उसमें किन किन चीज़ों को बारे में बात की जा सकती है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उनमें सबसे पहले नहीं मार्केट कंट्रोल है। क्या है, एम्फेसिस द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल मार्केट मैकेनिज्म टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड यूज़ इन कंट्रोल सिस्टम। याद रखिएगा, आपने जब भी कोई चीज़ स्टैंडर्ड के तौर पर सेट करनी है वो आप मुंह उठा के नहीं सेट कर सकते। आपको पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप किस लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, किस लोकेशन में काम कर रहे हैं, किस कंपटीटर के साथ काम कर रहे हैं, फिर अपने स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। सेकंड इसमें कंट्रोल क्या आता है, ब्यूरोक्रेटिकल। वो कहते हैं एम्फेसिस द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एंड रिलाइज द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर एंड पॉलिसी। आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं कि ये बंदा इस सीट पर बैठेगा, ये काम परफॉर्म करेगा और इसका ये चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिनको कल को चेक एंड बैलेंस कौन कर सकता है, उस चीज़ को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट कंट्रोल क्या जी, रेगुलेशन बिहेवियर बाय शेयर वैल्यू नॉर्म्स ट्रेडिशन। आपकी ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, आपकी रिचुअल्स, आपकी रसूमात, आपके बिलीव्स, आपका अकीदा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी फर्म का कल्चर कैसा है। अगर तो किसी फर्म का कल्चर ही ये है कि वो काम करते हुए लेजीनेस के साथ करते हैं या फिर रिश्वत लिए बगैर काम ही कोई नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बिलीव्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। बिग एग्जांपल मैं बार बार दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी KFC और मैकडोनल्ड जाता है वो अपनी रिचुअल्स को, बिलीव्स को, कल्चर को ज़रूर ऑब्जर्व करता है और उसके मुताबिक वो आगे सारी चीज़ को लेकर करता है बात। आगे वो कहता है जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। याद रखिएगा जो टॉप मैनेजमेंट होती है ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करती है,
ठीक है। उसके बाद जो मिडिल मैनेजमेंट होती है ये प्लानिंग या मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है ये ऑपरेशनल कंट्रोल करती है। ऑपरेशंस को देखना इसका जिम्मेदार होता है। इन सारी चीज़ों के बाद अगली अगर बात करता जाऊँ तो वो कहते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स अप्रोच, ये जो पीछे भी आपने तीनों चीज़ों के बारे में बात की, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वो कहता है कि मार्केट जो सी है वो यूज़ करती है एक्सटर्नल मार्केट के मैकेनिज्म को, सच एज प्राइस कंपटीशन रिलेटिव, वो जो उनसे कंपटीटर की क्या स्ट्रेटजी है, आप किस मार्केट में बैठे हो, उस मार्केट के बारे में आपकी कस्टमर की क्या नीड है, ये सारी चीज़ों को देखना, ये काम होता है मार्केट कंट्रोल का। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में वो कहता है जी एम्फेसिस ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी रिलाइज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायरार्चिकल मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से आपके कौन से बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो किस तरह से फैसला ले रहा है, उसको किन अथॉरिटीज़ ने, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने और किन चीज़ों के बारे में जवाबदेही होगी, ये सारी चीज़ों को देखना ब्यूरोक्रेट में आता है। और देन क्लैन है, वो कहता है कि रेगुलेशन रेगुलेट्स एम्प्लॉयज़ बिहेवियर बाय स्टैंडर्ड्स वैल्यू नॉर्म्स ट्रेडिशन रिचुअल्स बिलीफ, और मेरे ख्याल से ये कल्चर वगैरह के बारे में बात उसने की हुई है। ये उसने थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म दी है वही टाइप्स ऑफ कंट्रोल की जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो वो बात कर रहा है वो कहता है कि हमें ये तो पता चल गया कि कंट्रोल होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, मगर वाई इज़ कंट्रोल इम्पोर्टेंट, कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों है। याद रखिएगा क्लो इसकी डिफरेंट वजूहात में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह होती है वो प्लानिंग होती है। जारी बात है, बंदा पास्ट को देख के प्रेजेंट बनाता है, प्रेजेंट को देख कर फ्यूचर बनाता है, ठीक है। पास्ट में जो जो उसने मिस्टेक्स की होती हैं, पास्ट में उसकी जो उनसी फ्लॉज रह जाते हैं, उन फ्लॉज को कंट्रोल करना और प्रेजेंट को उससे बेटर करना, और प्रेजेंट के अंदर अगर कुछ कमियां हैं, जैसे आपने अक्सर जो उनसे वो चीज़ों को परफॉर्म करते हुए कहते हो यार ये चीज़ की कमी है यहाँ पे, ये चीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को प्लानिंग कहा जाता है, इस चीज़ को फोरकास्टिंग कहा जाता है, इस चीज़ को प्रेडिक्शन कहा जाता है। तो प्रेडिक्शन हमेशा बंदा जो सा है वो अपने पास से प्रेजेंट की करता है और प्रेजेंट से फ्यूचर की करता है, तो इसमें प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि कंट्रोल लेट मैनेजर नाउ whether the goals and plan are target and future action to take। याद रखिएगा आपने कोई प्लानिंग की है तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कल को कोई एक्शन लिया जा सके, जिसको कोई बंदा इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म कर सकता हो, अचीवेबल होनी चाहिए, अनअचीवेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बंदे की अगर कैपेसिटी ही 100 यूनिट बनाने की, मैं उसको कहूँगा जी 500 यूनिट बनाने, तो ना मेजरेबल है ना अचीवेबल है। सेकंड है एम्पावरिंग द एम्प्लॉय। याद रखिएगा आपने अच्छा अगर सिस्टम चलाना है, अच्छे सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो तब तक नहीं होगा जब तक आप ह्यूमंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर लेते। और ह्यूमंस को कंट्रोल करना दो तरीक़ों से पॉसिबल होता है, या तो उनकी अथॉरिटी वाइज उनको ज़्यादा कर दिया जाए, उनको मॉनिटरी वाइज जो उनसे रिवार्ड बहुत ज़्यादा दिया जाए, तनख्वाह ज़्यादा कर दो, या उसकी डिसीजन वगैरह के जो मुख्तलिफ़ किस्म के लेने हैं उनमें उनको एम्पावर किया जाए। एम्पावर करने का मतलब क्या है, उनको कोई भी डिसीजन करते वक्त इंपॉर्टेंस दी जाए कि भाईजान तुम लोगों की भी इंपॉर्टेंस है और तुम लोगों को भी इस डिसीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। देन प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। याद रखिएगा जो फिज़िकल सिक्योरिटी है, कहीं पे भी आप परफॉर्म कर रहे हैं अगर अपनी जॉब, तो आपकी जॉब के ऊपर जो वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे हाइजीनिक क्लीनलीनेस हर लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस में करेंगे कंट्रोल इन्हेंस फिजिकल सिक्योरिटी एंड हेल्प मिनिमाइज वर्क प्लेस डिस्ट्रप्शन। याद रखिएगा अगर आपने गर्मियों में फुल जोन सा है वो गर्म उनको दिया हुआ है, एयर कंडीशनिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है, क्लीनिंगनेस का कोई हिसाब किताब नहीं है, केमिकल्स वगैरह के रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई उनको प्रोटेक्टिव काम नहीं किया जा रहा, तो वो कहीं भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इन तीन बड़ी चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद वो कहता है कि प्लानिंग जो उनसी है वो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के शुरू में बोला, जो कंट्रोलिंग है इज़ द लास्ट फेज। सबसे पहले आप प्लानिंग बनाते हो, उस प्लानिंग में आप गोल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज प्लान इन सारी चीज़ों को सोच रहे होते हो, उनको जब फिज़िकली तौर पर आपस में मिलाया जाता है तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर को देखा जाता है, आपको कौन कौन से बंदे चाहिए होते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। फिर जब आपने सारी चीज़ों को लगा दिया तो फिर उसको लीड करना पड़ता है, आपको पहले परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, फिर लोग आपकी तरफ आते हैं। और जब
वो चीज़ परफॉर्म कर दी जाती है तो यही देखा जाता है कि जो परफॉर्मेंस हुई है और जो एक्चुअल है क्या उसमें कोई डिफ़र तो नहीं आ रहा है। वो सारा काम जो सब किसका होता है, कंट्रोलिंग का है। तो ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसीजर एक सर्कल में चलता रहता है, इसलिए इसको प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद लीडिंग, और लीडिंग के बाद जो सा लास्ट स्टेप वो कंट्रोलिंग करता है। देन वो जो बात कर रहे हैं वो कहता है जी एक पहले वाले प्रोसीजर में जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में आपने ऑलरेडी बात की कि वो 3 स्टेजेस में होता है। स्टेप 1 क्या होता है, आपने मेजर करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सेकंड, आपने उसको कंपेयर करना होता है, और देन थर्ड में आपने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई टेकिंग मैनेजेरियल एक्शंस होते हैं। आपने कोई प्लान में अमेंडमेंट करनी है, आपने कोई वो क्या कहते हैं स्टेप्स डिफ़र करने हैं, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में देखना होता है। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो वो कहता है जी मैयर हाउ व्हाट मैयर। याद रखिएगा, अगर आपने मेजरमेंट करनी है ना कि आपने भाईजान कौन कौन सी चीज़ है और कहाँ कहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, उसके अंदर याद रखिएगा 2 चीज़ों को मेजर किया जाता है, हाउ एंड व्हाट। हाउ का मतलब है कि वो चीज़ हो क्या रही है, व्हाट का मतलब कौन कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें आगे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए बाज़ औक़ात आपके पास कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात उसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का हिस्सा लिया जाता है। ये इन क्या कहते हैं, अब बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आगे चल के बताऊँगा। बाज़ औक़ात आप किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो पर्सनली आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि मेरे मुताबिक ये स्टैंडर्ड ऐसा था, इसकी रिपोर्ट कैसे आ रही है। बाज़ औक़ात आप उसको स्टैटिस्टिकली देख रहे होते हो, ग्राफ वाइज देख रहे होते हो कि वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। फिर उसकी रिपोर्टिंग तैयार करते हो, फिर कुछ ऑरल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ रिटन रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ आप मार्केट के ट्रेंड को देख रहे होते हो, ये ऑरल रिपोर्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ अगर ख़रीदनी हो तो आप सबसे पहले जाकर लोगों से पूछते हो यार ये कैसी है, चीज़ कैसी है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसकी ऑब्जर्वेशन बताता है, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता है, उसके बारे में बताता है कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं। उसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा होता है आपको कि भाई वो फ़लाँ बंदे ने भी यूज़ की, फ़लाँ बंदे ने भी यूज़ की। ये सारी चीज़ ओरल रिपोर्टिंग है, और जब उसको आप रिटन नहीं देखना चाह रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होती है, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। व्हाट का मतलब क्या है कि आपने कंट्रोल किन किन एरियाज़ में कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाएगा। वो कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं ये देखा जाएगा। वो कहीं पे एब्सेंट तो नहीं है। अक्सर लोग होते हैं वो जॉब तो कर रहे होते हैं मगर उसमें वो छुट्टियां बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये एब्सेंटिज़म है। और ये आम तौर पर वहाँ पे होता है जहाँ पे एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलना चाह रहा होता। कंपनी का बजट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, बजट का मतलब क्या है कि उनके पास पैसा कितना है और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये कॉस्ट है। उससे कितना उसमें को मिल रहा है, ये आउटपुट है। और उसके बाद उसको किन किन चीज़ों को बेचा जा रहा है और उससे क्या क्या चीज़ हासिल हो रही है, ये सेल्स है। देन अगली चीज़ अगर बात करता जाऊँ तो वो कहता है कि नहीं, कॉमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेजरिंग परफॉर्मेंस। आम तौर पर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए आप देख रहे होते हैं, या जो डिफरेंट टेक्निक्स अभी आपको उसने बताई उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमने बताया पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का कुछ एडवांटेज ये है कि गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज, आप खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हो और उसका रिकॉर्ड रख रहे होते हो। सेकंड, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फिल्टर्ड, आपके पास वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आपको बाज़ का ये होता है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन आपको बाज़ का वो पूरी भी नहीं देता, ठीक है ना, तो वो फ़िल्टर करके देता है या अपने हिसाब से देता है। जैसे उसने अगर कोई एरर किया या फ्रॉड किया, वो उस चीज़ को बीच में से ओमिट कर दे और बाकी चीज़ आपको बता दे, ऐसा भी हो सकता है। फिर इंटेंसिव कवरेज ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हुए आप किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे होते हो, ठीक है ना, जो आपके मुताबिक आपको वीक लग रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे डिपार्टमेंट 4 हैं, परचेज़ का, सेल का, इंश्योरेंस का, फाइनेंस का, मुझे लग रहा है कि परचेज़ वालों का काम सही नहीं हो रहा, तो मैं उस चीज़ में खाली स्ट्रेस डाल लूँ, बाकी सारी चीज़ों को जो उनसे वो बीच में से ओमिट कर दूँ। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सब्जेक्ट टू पर्सनल बाइजनेस, बाज़ को तो आप किसी एक चीज़ के हक़ में होते हो और एक चीज़ के हक़ में नहीं होते, जिसकी वजह से आम तौर पर जो चीज़ है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही होती, तो पर्सनल बाइजनेस होती है। इसको लाइकिंग डिसलाइकिंग भी कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, कोई चीज़ अगर परफॉर्म करते हुए मुझे पसंद नहीं है, या कोई बंदा पसंद नहीं है, या कोई पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा उसके साथ पर्सनली क्रैश होगा। सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग है। आप पर्सनल जब भी कोई चीज़ कोचिंग कर रहे हो या ऑब्जर्व करो, उसके अंदर आपको एक और जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है। देन
ऑब्स्ट्रक्टिव है। बाज़ का आपको वो चीज़ लाइकिंग डिसलाइकिंग के पॉइंट से जो मैंने बात की वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद वो कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, इजी टू विजुलाइज है, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह होते हैं, आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, ठीक है, या कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी चीज़ नीचे आ रही है। उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इफेक्टिव फॉर शोइंग रिलेशनशिप, और उसमें आप कंपेरिजन ईजिली कर सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड आप इजीली शो कर सकते हो। फिर वो कहते हैं इसके अंदर प्रोवाइडिंग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अब पिक्चर देख के सारी चीज़ का पता तो नहीं ना चलता। अब पिक्चर आपको दिखा रही है कि आप डाउनवर्ड जा रहे हो, मगर डाउनवर्ड के रीजंस क्या हैं वो आपको देखोगे तो पता चलेगा। इग्नोर सब्जेक्टिव फैक्टर, यानी कि आपको एक्सप्लेन नहीं करने को उधर मिलता, ठीक है ना। देन वो कहते हैं ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, फास्ट वे टू गेट इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छा और तेज़ तरीन तरीका है अगर आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म लेना चाहते हो, आप फ़ोन करो, कॉल के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप किसी बंदे से जो सा वो मैसेजिंग के थ्रू कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज के अंदर वॉइस मैसेज आपको भेज देता, तो ये ओरल हो गई उसके। अलाउ द वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। वर्बल वो होता है जो बोल कर किया गया, नॉन वर्बल होता है जो एटीट्यूड से नज़र आता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा हर रोज़ आपकी ड्यूटी से जल्दी चला जाता है तो इसका मतलब है उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो परफॉर्म नहीं करना चाहता, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इज़ फिल्टर। बाज़ का जो बंदा आपको बात बता रहा होता है वो अपने लिहाज से उसको मॉडिफाई करके भी बता सकता है। एक आम सा कुलिया होता है, आप अपनी बात अगर किसी दूसरे को कन्वे करो ना तो बाज़ का वो मीनिंग दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बंदे तक पहुँचते पहुँचते चेंज हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि आप 15-20 बंदों को एक दूसरे को बात कन्वे करने को कहो ना तो वो पहली बात जहाँ से चलती है एंड वाली बात तक वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कांट बी डॉक्यूमेंटेड, और बाज़ का वो जो ओरल लैंग्वेज में आपको बात बताई जाती है, आप उसको अगर कहीं पर लिखना भी चाहो ना तो उसको आप कोट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भजन वो फलां बंदे ने ये कहा था तो इसलिए ये हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये इसके डिसएडवांटेज है। रिटर्न रिपोर्ट में क्या होता है, कंप्रीहेंसिव होती है, फॉर्मल होती है और इजी टू फाइल एंड रिट्राइव है। उसको बार बार देखा भी जा सकता है और उसको इजीली सेव भी किया जा सकता है। क्यों? वो एक कंप्लीट फॉर्मेट में होती है और टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि रिटर्न जो प्रूफ होता है वो कल को कहीं पे भी चैलेंजेबल होता है, इसलिए उसको तैयार करते हुए आपको बड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस में होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है जिसमें आप कंपेयरिंग करते हो। कंपेयरिंग का मतलब क्या है, अपनी चीज़ को, अपने स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना। ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है, कंपेयरिंग कहलाती है। तो वो कहते हैं डिग्री द डिटरमिन द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो चीज़ स्टैंडर्ड था मैंने पहले भी बोला, सॉरी, वो ये था कि अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये देखते हो कि लेट्स सपोज मैंने एक टारगेट रखा है 100 यूनिट्स बनाने का, एक्चुअल 80 बना रहा है, तो ये जो दरमियान का 20 का गैप है ये क्यों आया, इस चीज़ को देखना सिग्निफिकेंस वेरिएशन कहा जाता है। और वो कहता है जी द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आपने जो सोचा उससे थोड़ा सा प्लस माइनस ज़रूर हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो बात का परफॉर्म नहीं किया जा सकता था, जैसे रॉ मटेरियल कम आया तो बनेगा भी कम, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया तो उसकी वजह से भी मसला आ सकता है। बंदे को पर्सनल भी कोई ऑब्जर्वेशन के अंदर चीज़ आ सकती है जिसके अंदर वो बाज़ का सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसकी भी रीज़न आती है। तो ये सारी चीज़ों को इसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं द साइज ऑफ लार्ज और स्मॉल एंड डायरेक्शन ओवर एंड अंडर, ठीक है। बाज़ का आपका जो स्मॉल साइज़ है या लार्ज स्केल है वो भी इसके अंदर रीज़न बनता है। आपकी कोई चीज़ स्मॉल स्केल के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका अच्छे तरीके से होल्ड होता है। अगर नंबर ऑफ़ टास्क बढ़ जाएँ या फिर वो चीज़ लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हैंडल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ कंपैरिजन में आ जाती है। देन अगली चीज़ जो वो कर रहा है बात, वो कहता है जी लेट्स सपोज आपने इसको कंपेयर करना है तो आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जो दरमियान वाली चीज़ आपको शो कर रही है। बाज़ का ये जो सी है एक्सेप्टेबल लिमिट जो सी है, अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है कि आप स्टैंडर्ड से ऊपर जाएँ तो वो भाईजान यहाँ तक जा सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। उससे ऊपर निकल जाएंगे तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ उसने घपला ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो एकदम से ज़्यादा हो गया है। और अगर अप टू दी मार्क जाना तो वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही रहना चाहिए, अप एंड डाउन। तो ज़्यादा बेटर ये है कि डाउनवर्ड ना हो, वो अपवर्ड हो, और अगर डाउनवर्ड आता है तो उसका रीज़न ज़रूर मिलना चाहिए। इस डायग्राम में वो ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं टेक मैनेजरियल एक्शंस है, आपको फिर मैनेजरियल एक्शंस लेने पड़ते हैं। किस चीज़ के बारे में आपको ये देखना पड़ता है
कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों में क्या क्या वेरिएशन आ रही है, उन तमाम वेरिएशंस को कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कोर्स ऑफ एक्शन 3 तरह से है। एक होता है डूइंग नथिंग, आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है आप उसको जज करते हो, जज करके उसको इनसिग्निफिकेंट कह देते हो। आप कहते हो यार इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, या आपका सिस्टम ऐसा है कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को सही कर देगा। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं डूइंग नथिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, आपकी 3 पॉसिबिलिटी है। इमीडिएट करेक्टिव है, ठीक है, आप उसी वक्त उस चीज़ को, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हो एट वंस और उसको उसी वक्त एक ही दफ़ा में सही कर देते हो। सेकंड क्या हो सकता है, बेसिक करेक्टिव एक्शन टू लोकेट द करंट एंड सोर्स ऑफ डेविएशन, या फिर आप थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हो कि यार ये चेंज करके देखता हूँ क्या इसका कोई इफेक्ट भी निकलता है या नहीं निकलता। अगर निकला तो फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दूँगा। ठीक है, पहला क्या था, कंप्लीट चेंज कर देना। दूसरा क्या है, थोड़ा सा चेंज करके देखना कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो उसको चेंज कर देना, ये करेक्टिव एक्शन है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट का ही कोड रिलेटेड है। क्या, पहले में तो मैंने एकदम से एक्शन को चेंज कर दिया, दूसरे में मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके देखा, अगर मुझे लगा कि वो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल है तो उसको चेंज कर देना, ये करेक्टिव एक्शन है। ठीक है, उसमें स्ट्रेटजी चेंज की जा सकती है, स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है, कंपनसेशन स्कीम यानी कि किसी बंदे की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो आप उसको पे कर रहे हो उसको देखा जा सकता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जा सकता है, उसकी जॉब को रीडिज़ाइन किया जा सकता है कि उसकी वजन ये जो असाइनमेंट थी वो अब इस तरह से चेंज हो जाएंगी, और एम्प्लॉय को निकाला भी जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो इनसे होती हैं वो करेक्टिव एक्टिविटीज़ में आती हैं। उसके बाद वो कहते हैं टेकिंग मैनेजरियल एक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं जी, रिवाइज द स्टैंडर्ड। बाज़ आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं आपको लग रहा होता है कि यार ये सारे स्टैंडर्ड्स ही अनअचीवेबल हैं, इन सारे स्टैंडर्ड्स को ही मुझे रिवाइज करना चाहिए। इन सारे स्टैंडर्ड्स को देखना ये रीट्राइव लाना भी कहलाता होता है, जिनमें आप एग्जामिन द स्टैंडर्ड टू सर्टेन असर्टन। असर्टन का मतलब है कि वो यकीनी है या नहीं है, वो परफॉर्मेबल है या नहीं है, वेदर और नॉट द स्टैंडर्ड इज़ रियलिस्टिक, फेयर एंड अचीवेबल। 3 चीज़ें उसके बाद की कि रियलिस्टिक है, रियलिटी बेस्ड है, फेयर, किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई इस तरह की चीज़ रख के तो नहीं किए गए, एंड अचीवेबल, और हर लिहाज से आप उनको कल को अचीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर ये है तो उसके बाद अब लोडिंग द वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। वैलिडिटी का लफ्ज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैलिड क्या होता है, वो चीज़ जिसको बार बार रिपीट किया जाए और उसका हमेशा जवाब वही है जो कि पहली दफ़ा में आया था, इस चीज़ को वैलिडिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 ग्राम का एक क्या कहते हैं वेट है, वो 1 kg के बराबर है। आप जब भी उससे कोई चीज़ मेजर करोगे वो हमेशा ही 1 kg निकलेगी। या 250 ml का एक बॉटल है, उसके अंदर हमेशा ही बोतल 250 ml ही निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ को बार बार रिपीट करने पर अगर वही रिज़ल्ट निकले जो एक दफ़ा में आया है तो इस चीज़ को हम वैलिडिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड जो आपने रखा है वो अचीव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को देखना ये वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड कहलाता है। फिर अगर नहीं है तो अपने गोल को रीसेट करो, इनको रीसेट द गोल्स दैट वर इनिशियली सेट टू लो एंड टू हाई। आप ये देखो कि कम से कम अगर कोई बंदा काम करे तो वो कितना परफॉर्म करेगा, और मैक्सिमम अगर काम करे तो वो कितना परफॉर्म करेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअल आती है एवरेज के तौर पर, उस चीज़ को बतौर स्टैंडर्ड रख लिया जाए, इसको कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाएगा। अब इस सारे मैनेजरियल डिसीजन में याद रखिएगा सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आता है, फिर उस स्टैंडर्ड को मीट करना देखा जा सकता है। उस मीट करते हुए स्टैंडर्ड्स को आप मेजर करते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस और उसके अंदर जो सी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर उसके अंदर अगर आपको कंपेयर करते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड करते हैं, अगर स्टैंडर्ड जो उनसे बीइंग अटेंड है यानी कि स्टैंडर्ड आपको मिल गया है तो आप दोबारा कुछ नहीं करोगे। अगर नहीं मिला, उसके अंदर वेरिएंस आया है तो आप उसको थोड़ा बहुत करेक्टिव करके यस की साथ डू नथिंग हो जाएगा। और अगर ये स्टैंडर्ड इज़ एक्सेप्टेबल, जो स्टैंडर्ड आपने लगाया वो एक्सेप्टेबल है, तो फिर
कॉज ऑफ वेरिएशन देखो कि वो क्यों नहीं अचीव हुआ, और फिर अपने स्टैंडर्ड को अगर देखें कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको क्या करो, रिवाइज़ करो और उसके लिए अपनी परफॉर्मेंस को क्या करो, करेक्ट करो, ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये मैनेजरियल डिसीजन प्रोसेस इन कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग हो जाएगा। कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात आपने बार बार बात की कि मेजर करना है। मेजर किस चीज़ को करना है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस है क्या, मैंने बार बार आपको यहाँ पे बात की कि आपने एक्चुअल को देखना है, आपने जो वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रखा उसको देखना है, तो जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे आप। तो परफॉर्मेंस है क्या, वो कहते हैं जी द एंड ऑफ रिजल्ट एंड एक्टिविटी। आपने जो काम किया उसका जो एंडिंग रिजल्ट है, जो चीज़ आपको एंड पे मिलेगी, फाइंडिंग होगी, उस चीज़ को आप क्या नाम दोगे, परफॉर्मेंस कहा जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस क्या है जी, द कंपनी द कम्युलेटेड एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो जो काम कर रही है, जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, उन तमाम का मजमूआ एंड पर किस शक्ल में निकलेगा, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे वो प्रोडक्शन की शक्ल में है, चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में है, सारी की सारी चीज़ का जो एंडिंग रिजल्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, जिसमें डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी, वर्क प्रोसेस, वर्क एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद कि एक बंदा जो काम परफॉर्म कर रहा है वो दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट किया जाए, क्या काम लिया जाए, उस काम के बदले वो क्या उसको दिया जाए, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करके जो आपका एंडिंग रिजल्ट आता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी से। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज। दो तरह की चीज़ें होती हैं जब आपका बिजनेस चल रहा हो। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, जिसको टेंजिबल भी कहा जा सकता है, फिजिकल अपेयरेंस भी कहा जा सकता है, और गुड्स का नाम भी दिया जा सकता है। जैसे गंदम हो गई, चीनी हो गई, कपड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती, जिनको सर्विसेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात कर दूँ, सिंपल सी इसकी एग्जांपल दे दूँ, तो डॉक्टर का काम करना, लॉयर का काम करना, इंजीनियर का काम करना, वकील का काम करना, ये सारा सर्विसेज है। डिवाइडेड इनटू इनपुट नीडेड टू जनरेट द आउटपुट, जिसमें कुछ इनपुट दिया जाए और उसके बदले आउटपुट मिले, जो सेल की शक्ल में या रेवेन्यू की शक्ल में हो। सेल होगा गुड्स की शक्ल में, रेवेन्यू होगा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनपुट क्या है, कॉस्ट ऑफ सोर्सेज है, जिसमें मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस और फैसिलिटीज़ वगैरह है। और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ डू देयर वर्क। याद रखिएगा, गुड्स को बेचकर या सर्विसेज को बेचकर जितना भी मुनाफा हासिल होता है वो आपकी वर्कर की एफिशिएंसीज को शो कर रहा होता है, चाहे वो चीज़ों को बना रहे हैं, चाहे वो चीज़ों को सर्विसेज की शक्ल में डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मेजरिंग हाउ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स गोल। कि पहली तो बात कि गोल रखा कैसे, और दूसरा उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या काम किया। ये दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, जिसमें सिस्टम कंट्रोल रिसोर्स मॉडल भी आ जाता है। वो क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉयट इट्स एनवायरनमेंट इन एक्वायरिंग द स्केयर्स एंड वैल्यूड रिसोर्सेज। जो आपके पास महदूद ज़राए हैं, आपने उनको कितना इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, किस तरीके से इस्तेमाल किया, इसको प्रोसेस मॉडल कहा जाता है, जिसमें द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन कन्वर्टिंग इनपुट टू आउटपुट। जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, ये सारी चीज़ों को देखना आ जाता है। और द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग ईच कॉन्टीजेंसी नीड। आपकी अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आती है, उस चेंज को किस तरह से अडॉप्ट किया गया, इस चीज़ को देखना है। ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बात हमारी ख़त्म करते हैं पहली वीडियो के। इंशाल्लाह अभी दूसरा इसका जो पार्ट बनाता हूँ उसके अंदर इस कंट्रोल सिस्टम के मज़ीद बारे में बात करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन कमेंट्स ऑफ द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह।